मैं हूं राज ठाकुर। ड्रैगन जहां छिपकर वार करता है, वहीं हिंदुस्तान पलटवार भी ललकार कर करता है। यही फर्क होता है वीर और कायर में। ड्रैगन की जान उसकी कंपनियों यानी उसके व्यापार में अटकी पड़ी है। इसीलिए हिंदुस्तान ने गलवान की कायराना हरकत का बदला लेने के लिए ड्रैगन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है और टिकटॉक सहित 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद चीन घबराहट में अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहा है। लेकिन यह वही बेशर्म ड्रैगन है जिसने खुद फेसबुक और गूगल पर बैन लगा रखा है। ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक कैसे मुमकिन होगी, इसका पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे। साथ ही चीन के खिलाफ क्या है भारत और दुनिया की किलेबंदी, और चीन ने क्यों किया था 1962 में भारत पर हमला। अगले आधे घंटे में आपको मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय चाइना, सबसे बड़े चालबाज के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह बुना जा चुका है। चीन को घेरने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आखिर सवाल शहादत का बदला लेने का जो है, चाहे बॉर्डर पर सैनिकों को खुली छूट देना हो, कूटनीतिक तौर पर घेराबंदी का मसला हो, या फिर आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन की दुखती नस पर हाथ रखना हो। भारत ने अब यह ठान लिया है कि अगर चीन दुश्मनी ही चाहता है तो भारत वो भी अच्छे से निभाएगा। यही वजह है कि चीन पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि भूमाफिया चीन की दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ नहीं चलेगी। अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनी भी किसी हद तक जाकर करना जानता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि कैसे भारत ने चीन को 3 मोर्चों पर घेरा और कैसे चीन पर अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की गई, उससे पहले आपके लिए ये 2 तस्वीरें देखना बेहद जरूरी। इन तस्वीरों में आपको भारत की दोस्ती और चीन की दुश्मनी दोनों दिख जाएगी। पहली तस्वीर थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन यह भारत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि भारत ने इस तस्वीर के जरिए दुनिया को बताया था कि भारत के दिल में अपने मेहमानों के लिए कितनी जगह है। पिछले साल यानी 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो पीएम मोदी ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस मौके पर दोनों देशों ने एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर बल दिया था। लेकिन वो कहते हैं, जो दगा ना दे वो चीन नहीं। और इस बात को भला भारत से बेहतर कौन समझ सकता है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत 1962 से लेकर अब तक पीठ पर खंजर सहता आया, लेकिन किसी भी दर्द को सहने की एक सीमा होती है। और अब भारत चीन को यह साफ और 2 टूक शब्दों में बता चुका है, हम जितनी अच्छी दोस्ती निभाना जानते हैं उतनी ही शिद्दत से दुश्मनी भी। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का चीन के लिए इतनी तल्ख भाषा शायद ही आपने सुनी हो। लेकिन जब चीन ने धोखे से गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद किया तो पूरे देश का खून खौल गया। देश के कोने कोने से चीन को लेकर गुस्से की आग धधकने लगी। चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज बुलंद होने लगी। लोग अपने घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी प्रोडक्ट्स को आग के हवाले करने लगे। इतना ही नहीं, चीन में बने मोबाइल और ऐप को भी भारी संख्या में हटाया जाने लगा। मतलब साफ था, आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ना। समाज सेवी सोनम वांगचू और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। जो
चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करे, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें, तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, जिसके तहत चीन को आर्थिक मोर्चे पर धकेलने के लिए भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप को दूसरी तरह से बैन कर दिया गया। आपको बता दें कि चीन से सालाना करीब 70 अरब डॉलर का आयात भारत करता है, जबकि बदले में चीन मात्र 17 अरब डॉलर का निर्यात करता है। यानी सीधे तौर पर कहें तो चीन को भारत के व्यापार से 4 गुना फायदा होता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई पहली बार नहीं जब चीन के खिलाफ देश का गुस्सा 7वें आसमान पर हो। इससे पहले भी चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठती रही है। भारत के लोग साफ तौर पर मानते हैं कि चीन हमारे यहां व्यापार करता है और उससे जो पैसा कमाता है उसके हथियार खरीदकर हमारे ही जवानों पर इस्तेमाल करता है। ऐसे में साजिश और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि चाइनीज सामान हमारे घरों में इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद सुखद होने वाले हैं। इसकी शुरुआत मोबाइल ऐप को बैन कर दी गई। यही नहीं, इसके अलावा रेलवे और बीएसएनएल ने भी कदम उठाते हुए चीनी कंपनियों के साथ करार रद्द किया। महाराष्ट्र से लेकर बिहार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रोक लगा दी थी। तो वहीं बिहार सरकार ने चीनी कंपनियों के दखल को देखते हुए गांधी सेतु पुल का टेंडर रद्द कर दिया। हालांकि ये महज एक शुरुआत है। ड्रैगन को बाय बाय कहने के फुल प्रूफ प्लान पर अभी काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर अब हिंदी चीनी भाई भाई के दिन लद चुके हैं। ऑपरेशन बाय बाय चाइना के तहत भारत ने चाइना की 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन अब सवाल यह कि चीनी ऐप्स पर यह प्रतिबंध लगेगा कैसे, और अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई चाइनीज ऐप है तो क्या आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार लगातार ड्रैगन को हर मोर्चे पर घेरने में जुटी है। चाहे चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय प्रोडक्ट्स में लिया गया टेंडर हो या चीनी निवेशकों का भारत में निवेश, सभी मोर्चों पर बाय बाय चीन कहा जा रहा है। इसी कड़ी में अब मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकार ने यूसी ब्राउजर, शेयरइट, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, शीन क्वाई के साथ साथ चीन की कुल 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार ने इसके पीछे दलील दी कि ये सभी ऐप्स देश की रक्षा, एकता, संप्रभुता और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भारत से शर्तों पर खरे नहीं उतर रहे थे। अब सवाल ये कि ये कानून लागू कैसे होगा और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो आपको बताते हैं कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट ऐप का डाटा रोकने को कह सकती है। इन सभी ऐप का डाटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये सभी ऐप हटा दी गई हैं। डाटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि चीन अपने देश में इसी तरह गूगल और फेसबुक पर रोक यानी प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
ये देश की नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कदम है और सरकार का यह बैन करना एक बहुत ही सराहनीय कदम भी है। आने वाले कुछ समय में हम ना तो इन ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे और अगर हमारे पास ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो इन्हें टोटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिन आईपी एड्रेस पे यह डेटा जाता था उन आईपी एड्रेसेस को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। चाइना जो कि इन एप्स के जरिए हमारा डेटा चुराता है, क्योंकि वहां पे डेटा प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है, अब चाइना इस डेटा को नहीं चुरा पाएगा। केंद्र सरकार ने इस बड़े कदम को उठाने से पहले कई स्तर पर तैयारियां की। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी चाइनीज ऐप की एक सूची तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी। इसमें सुरक्षा दृष्टि से इन सभी ऐप्स पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी और यही वजह है कि सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए चीन को बाय बाय कहने का फैसला किया। वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने गूगल और आईफोन को आदेश जारी कर कहा कि 24 घंटे में इन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने सभी दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा से जुड़ी कंपनियों को भी आदेश जारी किया। चीनी ऐप्स को बैन करने में हर जरूरी कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं। सरकार के सख्त कदम पर टिकटॉक इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि वो सरकार के फैसले का पालन करेंगे और सरकार के अधिकारियों से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। टिकटॉक इंडिया ने कहा कि भारतीय यूजर्स की जानकारियां पूरी तरह सेफ और सिक्योर है। ये बात वो मंत्रालय के अधिकारियों के सामने भी रखेंगे। ये प्रधानमंत्री का नारा भी है और उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि देश को भारत निर्भर होना होगा, तभी हम दुनिया में अपनी साख को न केवल कायम रख पाएंगे बल्कि अपना परचम भी लहरा पाएंगे। हमारे को विदेशी ऐप या विदेशी संसाधनों पर, विदेशी सामान पर अपनी निर्भरता को घटाना होगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी जरूरी। अब आपके दिल में सवाल उठ रहे होंगे कि उन वीडियोस का क्या होगा जिसे टिकटॉक बैन होने से पहले बनाया गया, या फिर जिनके मोबाइल्स में पहले से ही ऐप डाउनलोडेड है, उसका क्या होगा? क्या वो पहले की तरह काम करते रहेंगे? तो आपको बता दें कि अगर सरकार चाहे तो इन सभी ऐप्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए सरकार को आईपी एड्रेसेस का सहारा लेना होगा। अगर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है तो यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चीन के इन ऐप्स पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया जब भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद है। दरअसल भारत अपना इरादा बहुत पहले जाहिर कर चुका है। चीन जिस भाषा में समझना चाहता है उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तो थी चीन की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की बात। अब बात उस हथियार की जिसके स्वागत के लिए भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप अगले महीने भारत पहुंच जाएगी। जानकारों के मुताबिक इसे अंबाला एयरबेस पर रखा जाएगा। यहीं से वो रखेगा ड्रैगन की हरकतों पर पैनी नजर। कान खोलकर सुन ले, चीन और पाकिस्तान। सीमा पर अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। सबसे खतरनाक प्रहरी के हवाले होगी भारतीय सीमा। राफेल के दम से सबसे शक्तिशाली होंगे हम। राफेल का इंतजार खत्म, अब एक्शन की बारी। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाएंगे ये राफेल। आसमान में बादलों को चीरते हुए हवा के वेग से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर रही ये वही लड़ाकू विमान है जिसकी धमक से भारत के दुश्मनों के होश ठिकाने लगने वाले हैं। जो चीन अभी तक अपनी वायु शक्ति का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को आंखें दिखा रहा था,
उसकी आंखों के सामने से जब भारत का यह नया प्रहरी राफेल गुजरेगा तो यकीनन ड्रैगन की फौज दम दबाकर भागने पर मजबूर होगी। भारत ने चीन को घेरने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे बात बुलेट की हो या वॉलेट की। भारत का अब एक ही मकसद रह चुका है, चीन की अकल ठिकाने लगाना। ऐसे वक्त में जब गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं, भारतीय फौज के लिए अच्छी खबर है कि फ्रांस से हुई राफेल डील की पहली खेप, जिसमें करीब 4 राफेल विमान होंगे, 27 जुलाई को भारत पहुंच जाएगी। खबर यह कि इसके साथ 2 और राफेल विमान आ सकते हैं। राफेल की पहली खेप को अंबाला एयरबेस पर रखने की तैयारी है, जबकि दूसरी खेप को पश्चिमी बंगाल के हासीमारा में रखा जाएगा। बात अगर राफेल की खासियत की करें तो बस इतना जान लीजिए, राफेल दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, जो किसी भी युद्ध को अपने पक्ष में करने का मादा रखता है। बता दें, इस लड़ाकू विमान को मीटियर और स्कैल्प मिसाइल से लैस किया जाएगा और हालिया तनाव को देखते हुए ये मिसाइल्स भारत पहुंचनी शुरू भी हो गई है। भारत को इस बात का अच्छे से इल्म है कि उसके दोनों ओर दुश्मनों का डेरा है। ऐसे में युद्ध के समय तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए। यही वजह है कि भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा कर चुका है और ये सभी विमान साल 2023 तक भारत पहुंच जाएंगे। अपने दुश्मनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत की तैयारी इतनी भर ही नहीं है। भारत ने रूस के साथ भी बड़ा रक्षा सौदा किया, जिसके मुताबिक रूस से भारत को बहुत जल्द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। यानी अब चीन और पाकिस्तान का कोई भी फाइटर प्लेन भारत की पहुंच से बाहर नहीं होगा। दरअसल ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे भारत के खिलाफ चीन के सभी मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। ये वो सिस्टम है जो अपने दुश्मनों के फाइटर प्लेन को पलक झपकते ही राख बना देगा। यह है आसमान का सबसे बड़ा सुरक्षा प्रहरी और यही वजह है कि जब हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री रूस दौरे पर गए तो चीन के पसीने छूटने लगे और चीन ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि भारत को रूस से S-400 सिस्टम नहीं मिले। लेकिन चीन यहां यह भूल गया कि रूस भारत का बहुत पुराना मित्र है और संकट की इस घड़ी में रूस भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, रूस से भारत ने कई और आधुनिक हथियारों का सौदा किया, जिसे लेकर कई हथियारों पर डील फाइनल हो चुकी है। तो कई पर अभी तेजी से बात आगे बढ़ रही है। दुश्मनों को संदेश साफ जाना चाहिए, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन से पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन ड्रैगन पर सीधे कार्रवाई की स्थिति में कोई नहीं। इसीलिए अब यह साफ हो चुका है कि दुनिया केवल साथ दे सकती है। अगर ड्रैगन के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई करनी है तो वो केवल और केवल भारत को ही करनी है। इसीलिए चीन के खिलाफ दुनिया जो भी किलेबंदी करेगी उसकी अगुवाई भारत ही करेगा। साथ ही आपको बता दें कि चीन ने क्यों किया था 1962 में भारत पर हमला। ड्रैगन की दादागिरी का अंत अब करीब है। दुनिया को उससे कई हिसाब चुकता करने हैं। चीन से पहला हिसाब कोरोना वायरस पर मांगा जाएगा। दूसरा हिसाब उसकी विस्तारवादी नीति और छोटे देशों पर दादागिरी का बनता है। तीसरा हिसाब खुद आर्थिक ताकत बनने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से खेलने का है। इसके लिए किलेबंदी की जा रही है, जिसकी अगुवाई हिंदुस्तान को करनी है। इसीलिए बन चुका है
अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और ब्राजील का एक कूटनीतिक गठबंधन। चीन से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लद्दाख में चीन ने जिस तरह की हरकत की, उसके बाद यह जाहिर है कि चीन के खिलाफ हो रही इस किलाबंदी की अगुवाई अब भारत करेगा। ड्रैगन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका समेत 8 देशों ने हर स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों को उसका मुकाबला अकेले करना पड़ता था और बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। इसीलिए अब मिलकर लड़ा जाएगा धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध। हालांकि चीन भी अकेला नहीं, कुछ देश 1962 के युद्ध की तरह इस बार भी उसके साथ हैं। क्या आपको मालूम है कि जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ तो भारत को सबसे बड़ी मदद उस देश से मिली थी जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उस वक्त दुनिया 2 खेमों में बटी थी। भारत ने सोवियत संघ से मिग विमानों की खरीद कर ब्रिटेन और अमेरिका को नाराज कर दिया था। युद्ध से पहले सोवियत संघ भारत से लगातार दोस्ती की बात कर रहा था, लेकिन भारत और चीन का युद्ध होते ही वो शांत होकर बैठा। तब भारत को सबसे बड़ी मदद अमेरिका से मिली थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर 1962 की लड़ाई आखिर शुरू क्यों हुई थी? कृषि क्रांति में पिट जाने के बाद चीन औद्योगिक क्रांति के लिए पागल हो उठा। हर घर में लोहा पिघलाने की भट्टियां सुलगने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि करीब 4 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए। जिसके हाथ जो लगा वो खा रहे थे। लोग अपने बच्चे नहीं खा सकते थे, इसलिए उन्हें आपस में बदल लेते थे। यह सब उस देश में हो रहा था जिसके सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। यहां तक कि अनाज का एक्सपोर्ट भी हो रहा था। माओ की महान स्ट्रेटजी का नंगा सच लाशों के ढेर के रूप में सामने आया था। ठीक उसी वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत के पठार से भारत पर हमलावर हो रही थी। 4 करोड़ हत्याओं के बीच कोई देश इतना बड़ा सामरिक कदम क्यों उठाएगा? क्या इनके बीच कोई कनेक्शन था? इसका जवाब है 2018 में छपी बर्टिल लिंटनर की किताब चाइना इंडिया वॉर, जिससे साबित होता है कि चीन के हमले के पीछे इस हत्याकांड से देश का ध्यान भटकाना और राष्ट्रवाद के जरिए अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने की माओ की इच्छा थी। इस जंग के बाद माओ की ताकत वाकई बढ़ गई। किसी ने उसे इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। यहां तक कि आगे चलकर उसने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया और अपने विरोधियों का सफाया किया। तो क्या शी जिनपिंग का कोरोना से ध्यान हटाने का ये वही 60 साल पुराना प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं बाय बाय चाइना। अभी तो केवल डिजिटल स्ट्राइक हुई है। देख ड्रैगन आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का ताजा अपडेट न्यूज़ 18 के साथ।